आज हम आपको एक एक्शन एडवेंचर फिल्म दिखाएंगे जो 2015 में रिलीज हुई थी, क्रॉनिकल्स ऑफ द घोस्टली ट्राइब। कई सदियों से चीन में खुदाई के दौरान कई अजीबोगरीब चीजें मिलती रही हैं। ऐसी हड्डियां जो किसी जाने पहचाने जानवर की नहीं हैं, ना ही डायनासोर की, और हजारों साल पुरानी लाशें जिनमें आज भी त्वचा और मांस पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन खोजों को समझने के लिए प्रोफेसर यांग शियालिन ने 1978 में कुनलुन पहाड़ों में एक खास टीम बनाई थी जिसका नाम था पोस्ट 749। अब साल 1979 है। हु बाई उन सोल्जर्स में से एक है जो खुदाई का काम कर रहे हैं। काम इतना मुश्किल होता है कि वह थक कर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन प्रोफेसर की बेटी यांग पिंग हमेशा उसकी मदद करती है और उसे दोबारा हिम्मत देती है। जब हु बाई ने उसे पहली बार देखा था तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वह उसे पहले से जानता हो। दोनों के बीच एक खास रिश्ता है जिसे देखकर हु बाई का दोस्त सांग सुन जलन महसूस करता है। एक दिन जब टीम खुदाई के दौरान किसी अनजान जीव की एक विशाल खोपड़ी निकालती है, तभी पूरी गुफा हिलने लगती है और अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिसमें उनका पूरा कैंप तबाह हो जाता है। ऑफिसर हान ज्यूयांग की अगुवाई में सैनिक अपने हथियारों के साथ तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस गुफा से सिर्फ प्रोफेसर यांग और कुछ मजदूर ही बाहर निकलते हैं। हालांकि यह हादसा पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं था। अब गुफा के अंदर एक नया रास्ता खुल गया है, इसलिए प्रोफेसर यांग के साथ एक स्पेशल टीम को भेजने का फैसला होता है ताकि वो उस रास्ते की जांच कर सकें। यांग पिंग तुरंत अपने पिता के साथ जाने के लिए वॉलंटियर करती है और उसे देखकर हु बाई भी हामी भर देता है। इसी वजह से सांग सुन भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। टीम गुफा के अंदर जाती है और नए रास्ते का पीछा करती है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक गहरी खाई दिखाई देती है जिसमें वे नीचे उतरते हैं। वहाँ उनके आसपास एक तितली जैसे दिखने वाला अजीब सा जीव उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो लोग आखिरकार एक बर्फीले प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं जिसके बीचों बीच एक और गहरा गड्ढा होता है। वो इसमें भी नीचे उतरते हैं और एक अनएक्सप्लोर्ड गुफा तक पहुंचते हैं जो अजीबोगरीब जीवों के जीवाश्मों से भरी होती है। कुछ देर तक वहां घूमते रहने के बाद उन्हें एक एग्जिट मिलता है जो उन्हें उस पहाड़ी के बिल्कुल दूसरी तरफ ले जाता है जहां से वो आए थे। वहां प्रोफेसर यांग हु बाई को बताते हैं कि किंवदंतियों के अनुसार इस क्षेत्र में एक प्राचीन साम्राज्य का दरवाजा छुपा हुआ है जो एक पुराने सीक्रेट एम्पायर से जुड़ा था। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब बाकी सोल्जर्स उन्हें एक बेहद अहम चीज दिखाते हैं, बर्फ पर एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान। जब हान और बाकी लोग पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर एक दरवाजा इंस्टॉल कर रहे होते हैं, प्रोफेसर यांग और उनकी टीम उन पंजों के निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो क्रिएचर्स उन्हें दिखाई देते हैं वो वही उड़ने वाली छोटी चीजें होती हैं जो उन्होंने पहले गुफा में देखी थीं। मगर अब करीब से देखने पर उन्हें समझ आता है कि वे तितलियां नहीं बल्कि अजीब सी चमगादड़ें हैं। लेकिन जैसे ही एक सैनिक एक चमगादड़ को अपने हाथों से पकड़ता है, उसका शरीर नीली आग पकड़ लेता है और वो इतनी तेजी से जलता है कि कुछ ही पलों में उसकी सिर्फ हड्डियां बचती हैं। जल्दी ही पूरी टीम उन चमगादड़ों से घिर जाती है और सोल्जर्स उन्हें भगाने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नीली आग में मारे जाते हैं। गोलियों की आवाज से वो बड़ा प्राणी भी डर जाता है और भाग जाता है, लेकिन उसके भागने की वजह से एक भयानक तूफान आ जाता है। सब लोग पहाड़ी से नीचे भागने लगते हैं, लेकिन कुछ सोल्जर्स बर्फ में दब जाते हैं। आखिर में वो एक ऐसे मोड़ तक पहुंचते हैं जहां आगे एक बड़ी खाई होती है। कूदने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। कूदने से पहले प्रोफेसर यांग हु बाई और अपनी बेटी को एक ही रस्सी से बांध देते हैं। जब दोनों गिरते हैं, रस्सी एक बर्फ के टुकड़े में अटक जाती है और दोनों साइड टू साइड झूलते हैं। घर्षण की वजह से रस्सी टूट जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। महीनों बाद जब हु बाई एक ट्रेन में होता है, उसे अब तक ये समझ नहीं आता कि वह वहां से जिंदा कैसे बचा, खासकर जब उसने देखा था कि कई सैनिक गिरते वक्त या तो अपना सिर मारकर मर गए या बर्फ के नीचे दब गए। जब हु बाई खाई के तल में होश में आता है, तब तक सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे होते हैं। हु बाई, प्रोफेसर यांग, यांग पिंग और कांग सुन। वे लोग गिरा हुआ सामान जितना हो सके इकट्ठा करते हैं। फिर छोटी सी बची हुई टीम टॉर्च जलाकर आगे की खोज शुरू करती है। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिलती है जिसमें एक ऊंचा टावर होता है और उसके आसपास कुछ पुराने इमारतों के खंडहर भी मौजूद होते हैं। प्रोफेसर यांग इस जगह को सेक्रेड पैलेस ऑफ कुनलुन कहते हैं। वो बताते हैं कि ये टावर 9 मंजिलों का है जहाँ राक्षसी जीवों को सील किया गया था और यही वो जगह है जिसे प्रोफेसर यांग बरसों से ढूंढ रहे थे। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और एक वेदी पर रखे दीपक को जला देते हैं। जैसे ही दिया जलता है, एक लंबी सी अजीब सी लौ उठती है जिससे फिर से बहुत सारी चमगादड़ें बाहर आ जाती हैं और टावर को लाल रोशनी से घेर लेती हैं। प्रोफेसर यांग को पूरा विश्वास होता है कि हु बाई और उसकी बेटी टावर का दरवाजा खोल सकते हैं, इसलिए वो दोनों को अंदर भेजते हैं। जब दोनों हाथ में हाथ डालकर अंदर जाते हैं तो प्रोफेसर का सिद्धांत सही साबित होता है। दरवाजा खुल जाता है और उसमें से एक तेज चमक निकलती है और टावर की छोटी से एक रोशनी फैलती है जिससे बहुत सारी आत्माएं बाहर निकलकर पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं।
लेकिन ये सब अचानक रुक जाता है जब कांग सुन दिया बुझा देता है, क्योंकि उसे शैतानी दरवाजे खोलने का विचार पसंद नहीं आता। तभी गुफा हिलने लगती है और गिरने लगती है, इसलिए सभी लोग जल्दी से बाहर निकलने लगते हैं, वरना या तो पत्थर उन्हें कुचल देंगे या फिर चमगादड़ें उन पर हमला कर देंगी। कांग सुन खुद को बलिदान कर देता है, वह सभी को बचाने के लिए पीछे रुक जाता है। चमगादड़ें उस पर हमला करती हैं और नीली आग से उसे जला डालती हैं, लेकिन उसके शरीर के फटने से बहुत सी चमगादड़ें भी मारी जाती हैं। फिर भी कुछ चमगादड़ें बची रहती हैं और बची हुई टीम का पीछा करती हैं। वे लोग एक एग्जिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि वह एग्जिट एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर होता है। चमगादड़ें उन तक पहुंच जाती हैं और जब हु बाई टॉर्च से उनसे लड़ने की कोशिश करता है तो एक चमगादड़ उसे काट लेती है और उसके कंधे पर आग लग जाती है। यांग पिंग तुरंत हु बाई को वाटरफॉल के किनारे से धक्का दे देती है ताकि वह पानी में गिरकर अपने कंधे की आग बुझा सके। उसके बाद वह खुद और उसके पिता भी पानी में कूद जाते हैं। पानी के नीचे हु बाई और यांग पिंग एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अचानक एक और बड़ा डायनासोर जैसा जीव उनके बीच आ जाता है। यह राक्षस यांग पिंग को अपने मुंह में ले लेता है और उसे ले जाता है। हु बाई अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह ठंडे तापमान में तैरता हुआ किसी तरह बेस तक वापस पहुंचता है। उसके कंधे का इलाज किया जाता है, जबकि ऑफिसर हान उसे बताता है कि उन्होंने सभी लोगों की बॉडियां ढूंढ ली हैं, बस यांग पिंग और प्रोफेसर यांग की बॉडी नहीं मिली। इस मिशन का केवल एक ही सर्वाइविंग सदस्य बचा है। हु बाई तय करता है कि अब वह यह काम छोड़ देगा और अपने घर लौट जाएगा, लेकिन जब वह ट्रेन में सफर करता है तो उसे ऐसा लगता है कि कांग सुन उसके साथ है और फिर वह समझता है कि वह तो बस उसकी कल्पना थी, जिससे उसका दिल और भी ज्यादा भारी हो जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद वह काउन साइड के एक छोटे से स्टेशन पर निकलता है जहां उसका नया एम्प्लॉयर मिस्टर वांग उसे लेने आता है। हु बाई को यह नहीं पता होता कि ऑफिसर हान और वैज्ञानिक चेन डोंग उसे ढूंढ रहे हैं। अब साल हो चुका है 1982 और हु बाई मिस्टर वांग की लाइब्रेरी में काम शुरू करता है। उसकी जिंदगी अब शांत और साधारण हो गई है। एक दिन जब वह मिस्टर वांग के साथ लंच पर जाता है तो मिस्टर वांग उसे एक लोकल रेस्टोरेंट ले जाते हैं। वहां हु बाई हैरान रह जाता है जब उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त वांग कैशुआन से होती है, जो अब वहां एक एंटरटेनर के रूप में काम कर रहा होता है। हु बाई को शक होता है कि मिस्टर वांग ने उसे जानबूझकर वहां ले जाया था। लाइब्रेरी में काम करते हुए हु बाई को प्रोफेसर यांग की एक रिसर्च बुक मिलती है जिसमें डेमन टावर का एक चित्र भी होता है। तब उसे समझ आता है कि टावर को खोलना हमेशा से प्रोफेसर यांग का मकसद था और वह जानता था कि सिर्फ हु बाई और यांग पिंग ही इस काम को पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से वह हमेशा उन्हें साथ और सुरक्षित रखना चाहता था। इसी दौरान पोस्ट 749 में एक्सप्लोरर्स एक पुरानी ताबूत खोज निकालते हैं जिसमें एक जिंदा लड़की होती है जो हु बाई की खोई हुई दोस्त यांग पिंग जैसी दिखती है, लेकिन वह खुद को शर्ली कहती है। उसके पास कुछ अजीब शक्तियां होती हैं जिन्हें वह कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे यांग पिंग होने की कोई याद भी नहीं होती, इसीलिए टीम फिलहाल उसे लॉक रखने का फैसला करती है। हु बाई को लाइब्रेरी में प्रोफेसर यांग की किताबें मिलती रहती हैं जिनमें कुछ खास पन्ने उसके लिए पहले से मार्क किए गए होते हैं। वांग कैशुआन की मदद से वह इन प्राचीन कथाओं में इतना गहराई तक उतर जाता है कि पूरे महीने बीत जाते हैं उन्हें पढ़ने और समझने में। धीरे धीरे उसे असली कहानी का पता चलने लगता है। एक समय था जब डेमनों की दुनिया से एक मानवीय प्रजाति अस्तित्व में थी जिनके पूर्वज शनि ग्रह सैटर्न से आए थे। ये लोग डेमन और मानव दोनों की संतानों जैसे थे और वही टॉवर उनकी विरासत था। टॉवर की रक्षा के लिए कुछ संरक्षकों की जरूरत थी, लेकिन 10,000 साल पहले यह प्रजाति पृथ्वी से लुप्त हो गई थी क्योंकि तब इंसानों ने डेमनों के नियंत्रण से आजादी पा ली थी। लेकिन हु बाई के पास अब भी कुछ सवालों के जवाब नहीं थे, जैसे कि उसके और यांग पिंग के पास टॉवर खोलने की शक्ति क्यों थी, प्रोफेसर यांग उस टॉवर को खोलना क्यों चाहते थे और ये रहस्यमयी किताबें हु बाई तक कौन पहुंचा रहा है। 3 साल बाद यानी 1985 में ऑफिसर हान को जोर का झटका लगता है जब उसकी टीम को पता चलता है कि प्रोफेसर यांग अब भी जिंदा हैं और पहाड़ों में एक गुफा में छिपे हुए थे। उसी समय वेस्ट चाइना के ओनाइल सिटी में कुछ रहस्यमयी और विशाल मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। ये प्राणी रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देते हैं और पीछे सिर्फ खंडहर छोड़ते हैं। प्रोफेसर यांग हान को बताते हैं कि ये सब टॉवर खोलने का नतीजा हो सकता है, इसलिए वे भी जांच के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हु बाई के कंधे का निशान फिर से तेज दर्द देने लगता है और जब वह डॉक्टर के पास जाता है तो उसका रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज हो जाता है, जिससे ऑफिसर हान को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। एक दिन दर्द इतना तेज हो जाता है कि हु बाई की पीठ से आग निकलने लगती है और उसके अंदर से कुछ अलौकिक शक्तियां जाग उठती हैं। लाइब्रेरी का हर फर्नीचर हवा में तैरने लगता है। तभी मिस्टर वांग वहां आता है, जैसे कि उसके लिए यह सब कुछ सामान्य हो, और वह बताता है कि बैट अटैक के बाद हु बाई के खून में एक डेमोनिक फोर्स प्रवेश कर गई थी। अब वही फोर्स उसे शक्तियां दे रही है, लेकिन अगर उसे कंट्रोल न किया गया तो वही ताकत उसे बर्बाद भी कर सकती है।
हुबाई को समझ नहीं आता कि मिस्टर वांग को ये सब कैसे पता है, लेकिन तभी मिस्टर वांग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पूरी लाइब्रेरी को एक पुरानी कब्र में बदल देता है और बताता है कि वह सॉ लिन राष्ट्र के प्रिंस ही का रक्षक है। वहाँ और भी रक्षक आत्माएं मौजूद होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉवर के पास मिली थीं। उनमें से एक आत्मा कांग सून की भी होती है। मिस्टर वांग समझाता है कि प्रिंस यी हु बाई का पूर्वज था। प्रिंस यी ने ही इंसानियत का नेतृत्व किया था जब डेमोन उन्नत तकनीक के साथ धरती पर राज कर रहे थे। प्रिंस यी ने अपने ही शरीर का उपयोग करके उस टॉवर को सील किया था, जिसके बाद ज्यादातर डेमोन धरती से चले गए, लेकिन कुछ डेमोन छिप गए और इंसानी रूप लेकर लोगों से शादी तक कर ली। अब यही वजह है कि वे सब हु बाई को चाहते हैं, क्योंकि वही प्रिंस यी का वंशज है और केवल वही टॉवर को दोबारा खोल सकता है, जिससे डेमोन फिर से आजाद हो सकते हैं। दूसरी ओर पोस्ट 749 में ऑफिसर हान गुस्से में होता है जब उसे पता चलता है कि उनकी टीम प्रोफेसर यांग को फिर से खो चुकी है। लेकिन फिर एक खुशखबरी मिलती है, शर्ली यानी यांग पिंग जाग गई है। अब वह हु बाई के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढना चाहती है। ऑफिसर हान तुरंत लाइब्रेरी जाता है हु बाई को रिक्रूट करने, लेकिन हु बाई पहले मना कर देता है क्योंकि उसने पिछले मिशन में बहुत से लोगों को मरते देखा था। मगर जैसे ही उसे पता चलता है कि यांग पिंग जिंदा है, वह तुरंत अपना फैसला बदल देता है क्योंकि वो यांग पिंग को बहुत याद करता है। मिस्टर वांग को लगता है कि यह फैसला गलत है क्योंकि अब डेमोन हु बाई को पकड़ना चाहते हैं ताकि वह टॉवर को खोल सकें। लेकिन हु बाई के मन में अब एक ही बात है, उसे ये समझना है कि यांग पिंग कैसे जिंदा हो गई। और अब तो बीस्ट स्पिरिट्स ने प्रिंस यी की टॉम्ब पर भी हमला कर दिया है, तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हु बाई लाइब्रेरी से निकलता है वांग काइशुआन के साथ, जो उसकी मदद करना चाहता है। दोनों नॉर्दर्न चाइना की ओर सफर करते हैं, जहां उन्हें एक नई टीम से मिलाया जाता है जो प्रोफेसर यांग को ढूंढने जा रही होती है। वैज्ञानिक चेन डोंग, एक महिला काओ वेई वेई, कुछ सोल्जर्स और सबसे अहम यांग पिंग। हु बाई को जैसे ही यांग पिंग दिखती है, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। मगर शर्ली यानी यांग पिंग उसका नाम तो पहचानती है, लेकिन वो उसके साथ बहुत ठंडे और अजनबी तरीके से व्यवहार करती है और जोर देती है कि उसे यांग पिंग के बजाय शर्ली ही बुलाया जाए। पूरी टीम ऊंटों पर सवार होकर रेगिस्तान का सफर तय कर रही होती है। कुछ दिन शांति से गुजरते हैं, लेकिन अचानक उनका सामना एक जबरदस्त रेत के तूफान से हो जाता है। वो लोग जितनी तेजी से हो सके दौड़कर उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात उनकी नजरों से चूक जाती है। दरअसल वो सैंड स्टॉर्म इसलिए रुक जाता है क्योंकि वो लोग एक इनविजिबल फोर्स शील्ड के अंदर आ जाते हैं, जो उस तूफान को ओनियल वेल साइट के खंडहरों से दूर रखता है। जब वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं और ऊंटों से उतरते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भागते वक्त कुछ लोग खो गए हैं और उन्हीं में से एक वांग काइशुआन भी है। वो लोग दूर से दिख रही एक ओनियल वेल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन पर एक डेमोन क्रीचर हमला कर देता है। वो सभी भाग जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। एक सोल्जर डेमोन के हाथ लग जाता है और मारा जाता है, जबकि बाकी लोग किसी तरह ओनियल वेल सिटी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां उनका सामना एक और डेमोन से हो जाता है। वो डेमन सबको मार डालता है, सिर्फ वांग काइशुआन और उसका एक दोस्त बचते हैं। दोनों एक पुरानी साइकिल ढूंढते हैं और उस पर सवार होकर ऑयल सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां वो आखिरकार बाकी टीम से मिल जाते हैं, जो वहां सिर्फ खंडहर और मरे हुए लोगों की लाशें ही खोज रही होती हैं। जब हु बाई को डेमन्स के हमले के बारे में पता चलता है, तो वह चाहता है कि सभी लोग तुरंत यह जगह छोड़ दें, क्योंकि वह नहीं चाहता कि माउंटेन्स जैसा एक और नरसंहार हो। लेकिन चेन डोंग और शर्ली कहते हैं कि वे अपना मिशन पूरा किए बिना नहीं लौटेंगे, मगर उनके पास ज्यादा बहस करने का समय नहीं होता, क्योंकि डेमन्स उन्हें ढूंढ निकालते हैं और सबको फाइट के लिए तैयार होना पड़ता है। टीम खुद को आर्म करती है और पहले डेमन पर फायर करती है। उन्हें लगता है कि वो मर गया। फिर वो लोग दूसरे डेमन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जब वो पलटकर देखते हैं तो देखते हैं कि पहला डेमन तो गायब हो चुका है। जब तक टीम डेमन्स से लड़ रही होती है, शर्ली चुपचाप एक पुरानी स्कूल बिल्डिंग में घुस जाती है। हु बाई उसके पीछे चला जाता है। वहां अंदर उसे लटकी हुई लाशें दिखाई देती हैं और एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है। जब वह उसमें उतरता है तो उसे एक अंडरग्राउंड सुरंग मिलती है, जो सीधा प्रिंस यी की समाधि तक जाती है। वहां प्रिंस की समाधि में एक डेमन भी मौजूद होता है, जो हु बाई पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। लेकिन उससे ज्यादा कुछ करने से पहले शर्ली वहां पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस डेमन को कंट्रोल कर लेती है। शर्ली अपनी शक्तियों से बेहोश हु बाई के शरीर को हवा में उठाने लगती है और उसे धीरे से एक ताबूत के अंदर रखकर उसका ढक्कन बंद कर देती है। उधर दूसरी तरफ शहर में और भी डेमन आ जाते हैं, तो टीम ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर जाकर छिप जाती है और वहां से सिल्वर बुलेट्स और रॉकेट लॉन्चर्स से दूर से ही डेमन्स
पर हमला करने लगती है। कुछ डेमंस को वो लोग हिट कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर डेमंस गोलियों से बचकर इमारतों पर चढ़ने लगते हैं। वेई वेई खुद को एक मैनिक्विन बनाकर डेमंस से बचा लेती है, फिर तेजी से भागकर एक बस में जा छिपती है, जहां वांग काइशुआन भी मौजूद होता है। दोनों मिलकर बस के अंदर डेमन के हमलों से बचने की कोशिश करते हैं, जो लगातार बस पर हमला कर रहा होता है। इसी बीच हु बाई ताबूत के अंदर होश में आता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कुछ जादुई हो रहा है। उसके सारे जख्म खुद ब खुद बहुत ही तेजी से भरने लगते हैं। तभी मिस्टर वांग की आत्मा उसके सामने आती है और कहती है कि यह ताबूत प्रिंस को वापस जिंदा करने में मदद करेगा। फिर हु बाई अंधेरे में गिर जाता है और अचानक ही खुद को डेमन टॉवर के सामने पाता है। वहां उसे आखिरकार यह पता चलता है कि यांग पिंग के साथ क्या हुआ था। जो बीस्ट उसे ले गया था, उसने उसे एक जलती हुई लौ के ऊपर गिरा दिया, जिससे उसका शरीर जल गया और वह डेमन क्वीन के कंट्रोल में आ गई। अब शर्ली डेमंस की क्वीन बन चुकी है और उन सबका इस्तेमाल करके शहर पर हमला कर रही है। बीस्ट के चले जाने के बाद हु बाई टॉवर के पास जाता है, जहां उसे डेमन क्वीन की आत्मा मिलती है। क्वीन बताती है कि यांग पिंग भी टॉवर का दरवाजा खोल सकती थी, क्योंकि वह भी उसी की वंशज है। लेकिन क्वीन कहती है कि वह अपना शरीर नहीं छोड़ेगी और अगर उसे मारा गया तो यांग पिंग भी मारी जाएगी। हु बाई वादा करता है कि वह कोई और रास्ता ढूंढेगा। क्वीन को यह बात सही लगती है, इसलिए वह हु बाई को वापस शहर भेज देती है। बस पर हमला करता हुआ डेमन देखकर हु बाई तुरंत एक्शन में आता है और उसे शूट करके अपने दोस्तों को बचा लेता है, लेकिन वह चेन डोंग के लिए कुछ नहीं कर पाता, जो एक बिल्डिंग के किनारे पर लटक रहा होता है। डेमंस अब भी उनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन शर्ली को टॉवर का दरवाजा खुलवाना होता है, इसलिए वह हु बाई को बचाने के लिए आगे आती है और एक कार उठाकर डेमंस पर फेंक देती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनके दोस्तों पर जो डेमंस हमला कर रहे होते हैं वे अब भी वहीं होते हैं और पूरी तरह तैयार होते हैं आखिरी वार के लिए। चेन डोंग इतना निराश हो जाता है कि वह अपनी बंदूक अपने सिर पर रख लेता है। उसी वक्त हु बाई शर्ली की आंखों में देखता है और उसे एहसास होता है कि अब वह कभी भी यांग पिंग को वापस नहीं पा सकता। यही सोचकर वह शर्ली को 3 गोलियां मार देता है। जैसे ही गोली लगती है, सभी डेमंस धूल बनकर बिखर जाते हैं और डेमन टॉवर भी गिरने लगता है। शर्ली स्वीकार करती है कि हु बाई ही एक ऐसा इंसान है जो उसे मार सकता है। वह उसे किस करती है और फिर बेहोश होकर यांग पिंग में बदल जाती है। हु बाई उसके लिए रो पड़ता है, लेकिन तभी यांग पिंग की आवाज आती है। वह कहती है कि वह खुश है कि उसे एक बार फिर देख सकी। हु बाई उसके शरीर को उठाता है और प्रिंस के कॉफिन में ले जाता है, जहां वह उम्मीद करता है कि उसे दोबारा जिंदा कर सके। वह उसके साथ कॉफिन में लेट जाता है और जब उसका माथा यांग पिंग के माथे से टकराता है तो उसे यांग पिंग की सारी यादें दिखने लगती हैं। यांग पिंग के पास बचपन से ही खास शक्तियां थीं, जैसे किसी को जिंदा कर देना, लेकिन उसकी मां ने उसे कभी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने दिया। जब उसने अपनी मां को नीली आग में जलते देखा, तब उसे पता चला कि उसकी मां भी उन्हीं डेमंस की वंशज थी जो इंसानी रूप लेकर धरती पर आए थे और इंसानों से शादी कर ली थी। इसी वजह से प्रोफेसर यांग ने पूरी जिंदगी टॉवर पर रिसर्च की, क्योंकि वह चाहता था कि एक दिन वह अपनी बेटी को उस भयानक नियति से बचा सके। गुफा में जब वे गिर गए थे, तब भी वे इसलिए बचे थे क्योंकि यांग पिंग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको जिंदा कर दिया था। अंत में यांग पिंग हु बाई से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और अनुरोध करती है कि वह उसके पापा को ढूंढने की कोशिश कभी ना छोड़े। हु बाई उसका वादा निभाता है और अपनी टीम के साथ ऊंटों पर रेगिस्तान छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है और पीछे से एक विशालकाय बीस्ट उन्हें दूर से देख रहा होता है। इसका मतलब यह था कि वो मॉन्स्टर्स अभी भी जिंदा हैं। क्या लगता है आपको? क्या अगले पार्ट तक वो लोग इन्हें खत्म कर पाएंगे? इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। जल्दी पूरा कर देना दोस्तों।